सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो है आरक्षण का इतिहास। हमारे देश में सरकारी नौकरियों में ब्रिटिश काल से लेकर के अब तक आरक्षण का क्या प्रावधान है और ब्रिटिश काल में किस तरह से आरक्षण दिया जाता था और कब दिया गया, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों की एक नीति होती थी, तुष्टीकरण की नीति। हर वर्ग को एक दूसरे को किसी तरह से खुश करके रखना और अपना शासन चलाए रखना। इसी का परिणाम था कि हमारे देश के संवैधानिक इतिहास में कई बदलाव आए और उसी बदलाव का एक कड़ी था 1919 का अधिनियम। जब हमारे देश में 1919 का अधिनियम पारित किया गया, जिसको कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, और मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पहली बार सरकारी नौकरियों में कुछ वर्ग विशेष को आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसमें 1919 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सबसे पहले 1925 में अल्पसंख्यक वर्गों को आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया गया था और सबसे पहले सरकारी नौकरी में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए 33.5% सीटों को आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन उसी 33.5% को विगत आगे के वर्षों में, खास करके वर्ष 1934 में इस 33.5% को दो भागों में बांट दिया गया, जिनमें 25% मुसलमानों के लिए और बचे हुए जो 8.5% सीट था, 8.5% सीट वह एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित कर दिया गया। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं उस समय पहले इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के नागरिक जो भारत की नागरिकता ले लिए हों, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। या फिर यह कहा जाए यूरोपीय मूल के लोग जो भारत की नागरिकता हासिल कर लिए हैं और भारत में बस गए हैं, उनको कहा जाता था एंग्लो इंडियन। और सबसे पहले 1934 में 25% सीट मुसलमानों के लिए और 8.5% एंग्लो इंडियन में को सरकारी नौकरियों में आरक्षित कर दिया गया। इसी बीच हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्रपति महोदय ने 1950 में एक संवैधानिक आदेश पारित करके SC/ST को सबसे पहले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जिसको क्रमशः SC/ST कहा जाता है, और उन्होंने लोकसभा विधानसभा में सीटों को आरक्षित किया गया। साथ साथ SC/ST को इसी वर्ष 1950 से ही सरकारी नौकरियों में भी उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया, जिसको समय समय पर सरकार उसको 10 साल आरक्षण पहले 10 साल के लिए ही दिया गया था 1950 में, लेकिन जो ही आरक्षण की अवधि समाप्त होती है, सरकार उसको 10 साल के लिए बढ़ाते चली गई। तो यह तो SC/ST की बात आ गई, जो 1950 में एक संवैधानिक आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जो आज तक जारी है। अब बात करते हैं पिछड़े वर्ग को। सबसे पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। यानी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में हुआ था और काका कालेलकर ने अपना सुझाव 1955 में को दे दिया, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन आयोग के दिए गए सुझाव को अमान्य कर दिया, यानी लागू नहीं किया। तब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी समय में देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और उनकी सरकार ने वर्ष 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष BP मंडल थे और उनके सुझाव को ही मंडल आयोग कहा जाता है। और BP मंडल आयोग ने अपना सुझाव 1980 में दिया था। तब तक मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो चुका था और देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में दिए गए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सुझाव को लागू नहीं किया गया। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री यानी 1989 में चुनाव हुआ और 1989 में देश के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बना था, और
दरअसल जब मंडल आयोग बना था तो उसने सुझाव दिया था कि सामाजिक और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 27% आरक्षण दिया जाए। और उसी को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। फिर उनकी भी सरकार का पतन हो गया। तब देश के प्रधानमंत्री 1991 में बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण था उसको तो लागू ही रखा, साथ साथ उन्होंने जो सवर्ण जातियों में, ऊंची जातियों में जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग थे उनको भी उन्होंने 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन तत्कालीन जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय थे, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उसे 10% आरक्षण को अमान्य कर दिया गया और इस तरह से इस आरक्षण समाप्त हो गया। इस तरह से हमारे देशों में आरक्षण आता गया। अब हम लोग ये जाने कि जब 1990 में मंडल आयोग के तहत आरक्षण लागू किया गया था तो उससे संबंधित कौन से मुकदमा हुए, तब उनसे मंडल आयोग से संबंधित मुकदमा 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का एक मुकदमा आया और उस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कई बातों को स्पष्ट किया। सबसे पहला कहा कि आरक्षण का सीमा 50% ही होंगे, इससे ज़्यादा आरक्षण का सीमा नहीं होगा। दूसरा बात उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा कौन है इसको पहचान किया जाए, जिसको कि जब सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें लिखा जाता है क्रीमी लेयर। क्रीम का मतलब होता है मलाईदार आदमी, जो गांव के अमीर लोग हैं उसकी पहचान किया जाए और उनको आरक्षण की सीमा से बाहर किया जाए। और यह इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामलों में ही आया था कि 50% ही आरक्षण होंगे और साथ साथ उनको पहचान की जाएगी कि कौन क्रीमी लेयर हैं, यानी मलाईदार आदमी कौन है, पिछड़े में कौन अमीर हैं, इसकी पहचान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। दूसरी बात जाने कि इस आयोग जब प्रावधान किया गया था तो किनकी अध्यक्षता में कर, यानी क्रीमी लेयर कौन है और यानी गांव के अमीर लोग कौन हैं जिनको कि आरक्षण से वंचित किया जाए, उसके लिए आयोग बना था जिसके अध्यक्ष रामनंदन प्रसाद को बनाया गया। यानी वर्ष 1992 में आयोग का गठन किया गया था और जिनके अध्यक्ष रामनंदन प्रसाद थे। और इन रामनंदन प्रसाद वाली आयोग ने सुझाव दिया जिसके आधार पर क्रीमी लेयर की सीमा तय की गई थी। प्रारंभ में यह सीमा कम ही था, 1 लाख था, फिर बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया, फिर बढ़ा के 6। अभी वर्तमान में क्रीमी लेयर की पहचान की सीमा 8 लाख कर दिया गया। अगर जिनकी आय 8 लाख रुपया से कम है वो क्रीमी लेयर के नीचे रहेंगे और जिनकी आय उससे ज़्यादा हो तो वह क्रीमी लेयर कहलाएंगे, यानी वो अमीर व्यक्ति आएंगे, तब उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम लोग ये भी बात जानें कि सरकारी नौकरी में संविधान में कहाँ प्रावधान है, किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया जाता है। तो साफ हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है और उस अवसर की समानता में ही अनुच्छेद 16 में 4 जोड़कर, यानी अनुच्छेद 16(4) के तहत सभी वर्ग के लोगों को जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं सबको आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिनको आप SC ST कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग जिनको आप अदर बैकवर्ड क्लास OBC कहते हैं, और साथ साथ ऊंची जातियों में जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं जिनको EWS कहा जाता है, इनको भी सभी को आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत ही दिया जाता है। और एक बात और हम सब जानें कि सरकारी नौकरियों में SC ST को पदोन्नति में आरक्षण, यानी सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण SC ST को बहुत पहले ही, यानी इसको यह कहा जाए संविधान के अनुच्छेद 16 में 4 जोड़ करके जो सरकारी नौकरी में SC ST के उम्मीदवार हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है और इसको 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ दिया गया। इस तरह से हमारे देश में आरक्षण
ब्रिटिश काल से लेकर के और स्वतंत्र भारत तक आज तक आरक्षण बढ़ती गई। अब हम लोग ये बात जानेंगे कि विधानसभा में और लोकसभा में कब से प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसा कि हमने अभी कहा था कि स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक आदेश पर SC ST को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया था। तो फिर किन किन संशोधन के द्वारा उसको आगे 10 वर्ष तक फिर से बढ़ाया गया, अभी वर्तमान में किन संशोधन के द्वारा उसको बढ़ाया गया, इन सब बातों पर बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि विधायिका में किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में SC ST को आरक्षण दिया जाता है और विधानसभा में SC ST को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्र आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्रपति महोदय ने 1950 में एक संवैधानिक विधान के तहत और लोकसभा में भी और विधानसभा में भी SC ST को आरक्षित कर दिया गया था। तो जाने संविधान में किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC ST को आरक्षण दिया जाता है। SC ST को लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया जाता है। और अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन का अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो लोकसभा में हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 2 नामित किए जाते हैं। और अनुच्छेद 332 के तहत किसी राज्य विधानसभा में SC ST को विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया जाता है। और अनुच्छेद 333 के तहत किसी भी राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन की एक नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 334 में यह आरक्षण की सीमा 10 साल के लिए दिया जाता। और 334 में साफ लिखा गया है कि यह आरक्षण का सीमा 10 साल होंगे। तब हमारे जो प्रधानमंत्री या जो होते हैं या जो कोई सरकार होती है तो 10 साल की अवधि पूरा होने से पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा अगले 10 साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाता है। तो जाने कि जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जब 1950 में पहली बार अधिसूचना के द्वारा दिया गया था तो पहली बार कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा उसको बढ़ा दिया गया था। सबसे पहले 8वें संविधान संशोधन, ठीक है, 8वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा पहली बार 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। दूसरी बार 23वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा बढ़ाया गया था। 45वें संविधान संशोधन 1980 के द्वारा अगले फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर 62वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा पुनः उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर उसे 109वें संविधान संशोधन के द्वारा 2009 में फिर से, चूँकि 10 की अवधि पूरा हो रही थी, फिर से उसको बढ़ा दिया गया था और यह सीमा 2020 कर दिया गया था। तब पुनः 190 के द्वारा जब इसको बढ़ाया गया था 2020 के द्वारा, तो 2020 में यह अवधि पूरा हो रही थी। अतः सरकार ने 126वां संविधान संशोधन करके यह सीमा को 2009 में फिर से अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक सभी विधायिका में SC ST या अन्य वर्गों को यह आरक्षण क्या सीमा बने रहेंगे। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, जो हम अभी आप बात कर रहे थे कि विधानसभा में 333 और लोकसभा में 331, तो ये 126वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। बच गई राज्य की मामला, तो जितना राज्य है, राज्य में एंग्लो इंडियन नियुक्ति हो या ना हो, ये राज्य का मामला होता है। राज्य विधानसभा में वो राज्य विधानसभा पर छोड़ दिया गया। लेकिन वर्तमान में 126वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्ति समाप्त कर दिया गया। यही था आरक्षण का इतिहास। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।